हेलो लर्नर्स, दिस इज मयंक शर्मा हियर। वेलकम टू आईएफ। तो आज हम करते हैं लास्ट लैब मैथमेटिकल फिजिक्स का। हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, डीयू में भी, बीएचयू में भी, इसके अलावा जेएनयू, टिफर, जेस्ट, जितने भी एग्जामिनेशन, आईआईटी जैम, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट लैब में हमें बहुत तेज भागना पड़ता है, पहले के कुछ लैब्स तक तो हमें सिर्फ अपने आप को सस्टेन करना होता है। लास्ट लैब हमारा वो होता है जिसमें हमारी सांस फूलती है और हमें बहुत तेज से भागना पड़ता है। अब इसी में भी हम यही करेंगे, हम कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को ग्रैब करेंगे। अपने जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने किए हुए थे उनको पॉलिश करते हैं और वापस उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे लास्ट लैब की ओर। तो अभी हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, तो अब हमारे लास्ट लैब की बारी आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स सभी ने ये नाम सुन रखा होगा, आपने प्लस वन प्लस टू क्लास से ये नाम पता नहीं कितनी बार सुन चुके होगे। वेक्टर्स कितनी बार इन चीजों को यूज भी कर चुके होगे। एक वेक्टर को जो जर्नली है वो ऐसे लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बात भी बहुत बार सुनी होगी। इसमें जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, ये तीनों चीजें होती है आपकी एक यूनिट वेक्टर। ये चीजें बताती हैं डायरेक्शन क्या है वेक्टर की। इसके अलावा जो एक्स, वाई और जेड है, ये तीनों चीजें हैं आपके पास मैग्नीट्यूड, और कहा जाए कॉफिशिएंट्स और कंपोनेंट्स। मैं लिख देता हूं कंपोनेंट्स। तो ये तीनों चीजें हो गई कंपोनेंट्स। इस तरीके से आपका एक वेक्टर को जो है डिफाइन किया जाता है। अब यहां पे इसके आगे आपके एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आपके पास कोई एक आर वेक्टर है, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट जो थे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। कंपोनेंट्स जो थे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है और इस तरीके से डायरेक्शन आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ निकाली जा सकती है। तो मान लेते हैं आपके पास कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मेरे पास कोऑर्डिनेट स्पेस में यहां पे मेरे पास ओरिजिन है, यहां पे मान लेता हूं मेरे पास एक पॉइंट है, इन दोनों कनेक्टिंग लाइन ये है मेरे पास आर वेक्टर, ये है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। ये हो गया मेरे पास कोई एक्स, वाई और जेड। एक्स इधर आया, यहां पे मैं मान लेता हूं एक्स में मान लेता हूं इधर है, वाई में मान लेता हूं इधर है और जेड में मान लेता हूं इधर है। तो अब यहां पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया एक्स, वाई, जेड। अब ये मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर की जो लेंथ है ये मुझे बताएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्स, वाई, जेड है उसके कंपोनेंट्स, उसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ। इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ उसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी और इस तरीके से आपके एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये है बेसिक रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर की। और अगर जानना हो कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वेक्टर को लेके उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इससे आ जाएगा मेरे पास यूनिट डायरेक्शन, यूनिट कैप, और कहा जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इसको निकालने के लिए मैं उसका कैप कर दूंगा और कैप आएगा कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो एंगल्स हैं, यहां पे मान लेते हैं एक्स और इस लाइन के बीच में आपके पास एंगल है अल्फा, वाई और इस लाइन के बीच में एंगल है बीटा, और जेड और इस लाइन के बीच में एंगल है गामा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा जो है एंगल्स हैं इन तीनों लाइंस के बीच में। इन तीनों एंगल्स का अगर मैं कोसाइन कर दूं, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा, तो इन तीनों चीजों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। और इन तीनों चीजों का आखिर मतलब क्या है? जो एक्स कंपोनेंट है डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो वाई कंपोनेंट है डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो जेड कंपोनेंट है डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और इनको लिखने का भी तरीका हमारे पास आसान है, इसको लिखा जाता है एल, इसको लिखा जाता है एम और इसको लिखा जाता है एन। और ये बहुत ही खास बात वेक्टर्स के रिलेटेड। तो इस तरीके से हम इनको सिंपली लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स चीजें आती हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत सिंपल चीजें होती हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, तो उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा।
यहां पे लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसका लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। तो पहले तो ये डिफरेंस कि इसको यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट, यहां पे क्रॉस से, फिर यहां पे आता है कॉस थीटा, यहां पे आता है साइन थीटा। यहां पे मैं लिखूंगा सिंपली कॉस थीटा के साथ कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे कॉस थीटा के साथ आएगा एन कैप, और एन कैप बताएगा आपको डायरेक्शन, इस चीज की डायरेक्शन आपको बताएगा किस किस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं। यहां पे कॉस थीटा के अलोंग है डायरेक्शंस, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं सेम डायरेक्शंस में जाने वाले दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 1। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, इन सारी चीजों का मेरे पास प्रोडक्ट आएगा 1। और जबकि मैं सेम डायरेक्शन वाली चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 0। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की चीजों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करता हूं, मेरे पास आएगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो उन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बड़े आराम से डिफाइन कर सकता हूं। अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत जगह पे हम इसी आइडियाज को यूज करके जो है बहुत सारे रिजल्ट निकालते हैं। तो ये है आपके पास वेक्टर्स के बेसिस। इसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है। जरूरी थोड़ी हम दो ही चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम दो से ज्यादा चीजों को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूं? मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर। अब मैं ऐसे एक प्रोडक्ट डिफाइन करता हूं, इसको मैं बोलता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ही क्यों है? यहां पे मेरे पास स्केलर किससे आ रहा था आंसर? इस क्वांटिटी से स्केलर आंसर आ रहा है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेक्टर या डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं। यहां पे मेरे पास इससे आंसर आ रहा है मेरे पास स्केलर, क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से मेरे पास आंसर आएगा एक वेक्टर, वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। यहां पे आ जाएगा सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड। कुछ इस तरीके से मेरे पास यहां पे आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे करके मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। सिमिलर मैनर में एक होता है मेरे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या है? ये कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं निकालूं ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर, यहां पे क्या किया, मेरे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक वेक्टर आएगा, उसके दूसरा वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, मेरे पास अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाली है। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा बैक माइनस कैप, बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका आंसर आएगा बैक माइनस कैप, इसका आंसर आ जाएगा बैक माइनस कैप। तो इस तरीके से मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकता हूं। तो ऐसे आप दो वेक्टर्स का जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। दो वेक्टर्स का अगर आपको सम करना हो तो क्या करें? सम करने के लिए कुछ भी नहीं, अगर आपके पास एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्या करें, आप एक का हेड दूसरे के टेल पर रखें। एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों के दोनों कंसाइड करने चाहिए। इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन करेगी इन दोनों को, पहले की टेल और दूसरे के हेड को, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब यहां पे आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कंबाइन करके आपके पास आएगा आर वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन करने के बाद आपके पास जो आएगा वो है आर वेक्टर। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ऐड मैं इस तरीके से कर सकता हूं, मल्टीप्लाई मैं इस तरीके से कर सकता हूं। स्केलर्स में भी यही होता है, स्केलर में भी चीजों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वेक्टर में भी वही सेम काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। तो यही कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर्स के रिलेटेड। लेकिन वेक्टर्स में जब हम फंक्शंस लिखना शुरू करें, क्या हम उनको डिफरेंशिएट भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे? तो ये पॉइंट की ओर भी चलते हैं, वेक्टर फंक्शंस की ओर चलते हैं। अब मेरे पास कोई एक वेक्टर नंबर नहीं है, मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है। तो एक एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन डिफाइन है जो कि मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब यहां पे ए एक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्स का फंक्शन है,
ये x कंपोनेंट है, इसमें ये y और z या फिर किसी और चीज का फंक्शन भी हो सकता है। यहां पे मैं x के इसके बजाय भी लिख देता हूं। अब इसमें क्या है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए मेरे पास वेक्टर में भी एक खास नोटेशन प्रोवाइडेड है जिसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये मेरे पास एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, इसको मैं लिख सकता हूं डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और इसको भी ऑपरेट करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर नहीं है, ये मेरे पास एक वेक्टर ऑपरेटर है। ये बिहेव बिल्कुल वेक्टर की तरह ही करेगा। यहां पे ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑपरेट कुछ तरीकों से हो सकता है। पहला कि ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट कर सकता है एक वेक्टर के साथ, तब मेरे पास आंसर आएगा कुछ डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। अब यहां पे देख सकते हो आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आया। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आया। इस चीज क्वांटिटी को बोला जाता है डाइवर्जेंस। इस क्वांटिटी को बोला जाता है डाइवर्जेंस। ऐसे सिमिलर मैनर में एक और क्वांटिटी है जो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप जे कैप के कैप, साथ में आ जाएगा आपके पास डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और साथ में आ जाएगा यहां पे ए एक्स ए वाई और ए जेड। इस क्वांटिटी को बोला जाता है कर्ल। इस क्वांटिटी को बोला जाता है कर्ल। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपका आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यहां पे जो आपका आंसर है वो स्केलर नहीं आएगा, आपका क्वांटिटी का आंसर जो है वेक्टर आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे तो आप एक वेक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट करना हो, मान लेते हैं फाई एक स्केलर फंक्शन है जो कि एक्स वाई और जेड तीन चीजों का फंक्शन है, तो इस वाले केस में आपका आंसर आएगा डेल फाई बाय डेल एक्स, साथ में आ जाएगा आई कैप डेल फाई बाय डेल वाई, साथ में आ जाएगा जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड, साथ में आ जाएगा के कैप। तो ऐसे आप फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन की बात करी जाए तो इंटीग्रेशन भी बिल्कुल ही सिमिलर मैटर है। इंटीग्रेशन वाले केस में क्या होगा, अगर आपके पास कोई लेंथ एलिमेंट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसका इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां पे बात देखने वाली ये होती है, जो लेंथ एलिमेंट आपके पास गिवन है वो क्लोज लूप है या नहीं है। अगर क्लोज लूप हो तो ये साइन आता है, अगर क्लोज लूप ना हो तो हम डायरेक्टली ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमें पता चला कि वेक्टर के साथ हम सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। वेक्टर पे हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करके देखते हैं वेक्टर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ यहां पे ऐसे गिवन है, आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, आपको बस उनके बीच का एंगल निकालना है कि कितना। तो पहला वेक्टर मान लेते हैं ये है मेरे पास ए वेक्टर, ये है मेरे पास कोई एक बी वेक्टर। ए वेक्टर मुझे गिवन है, ये क्या है मेरे पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर गिवन है मेरे पास 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। आखिर इसका वेक्टर निकाला कैसे जाए, तो क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस थीटा के। अब यहां पे मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मेरे पास वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट भी करके निकाल सकता हूं। तो यही काम करते हैं फिर, मैं ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट करके ये सारी चीजें निकालते हैं। तो ए मेरे पास गिवन था कितना 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर कितना गिवन है ये भी देखते हैं, ये है मेरे पास 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। यहां पे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 6 माइनस 2 तो यहां पे आ गया मेरे पास 4। तो यहां पे मेरे पास आ गया 4। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालने को कहा जाए इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर 3। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 हो गया, 9 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास 3।
बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 36 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर उसके बाद मेरे पास इसका भी निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4। तो 36 प्लस 9 दैट इज सिंपली 45 प्लस 4 49, तो इसका अंडर रूट आ गया 7। तो यहाँ पे मेरे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा 4/20। ये मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे cos इनवर्स 4/21 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। कैसे निकाला, सिंपली हमने उनको जो है डॉट प्रोडक्ट किया और इस तरीके से हमारा आंसर निकाल लिया। अब आपके पास ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एंगल पूछा जा रहा हो, जिसमें किसी चीज की वैल्यू पूछी जा रही हो, वहां पे आपके पास अक्सर जो है डॉट प्रोडक्ट ही काम आने वाला है। ये बात कुछ खास तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन। मैंने अभी आपको अहमियत बताई कि डॉट प्रोडक्ट कितना काम की चीज है, तो यहां पे भी वही काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं। आपके पास ये आ गया आई कैप, ये आ गया बी कैप। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास कोई बी वेक्टर है। इसका मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब है कि इसकी कितनी परछाई बी पर पड़ रही, ए की कितनी परछाई बी पर पड़ रही। तो यहां पे मेरे पास अगर एंगल हो थीटा, तो ये होगा मेरे पास ए साइन थीटा, ये कितना होगा मेरे पास, ए होगा ए कॉस थीटा। अच्छा, फिर डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना था मेरे पास, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें क्या करता हूं, ए कॉस थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। तो यही आ गई मेरे पास ये जो परछाई आ रही है ए कॉस थीटा, सिंपली ऐसे ही निकाल सकता हूं मैं। ये आ गई मेरे पास ये परछाई, ये आ गई मेरे पास ये परछाई। तो इसको मैं सिंपली इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो बस ये ही करना है मुझे। मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और बी भी है, तो मैं इसकी परछाई बड़े आराम से निकाल सकता हूं। उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 19/9 के इक्वल है। तो चलो पुट करते हैं। ए कॉस थीटा की वैल्यू है मेरे पास 19/9। ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइडेड बाय व्हाट, बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 16 32, 32 एंड 49, 32 एंड 49 बेसिकली 81। तो यहां पे आ गया 81। तो यहां पे मैं फिर से वही वेक्टर्स लिख देता हूं। वेक्टर्स क्या था मेरे, आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन प्लस के कैप। साथ में इसको डॉट प्रोडक्ट करना था किसी के साथ, वो क्या था 4 आई कैप 4 जे कैप एंड 7 के कैप। 4 आई कैप 4 जे कैप एंड देन 7 के कैप। डिवाइड में था ये 9, ये किसके इक्वल है 19/9 के इक्वल है। और साथ में इनके बीच में साइन क्या थे, माइनस और प्लस। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन है माइनस और यहाँ पे साइन है प्लस। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 4m प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 19/9 से 9 कट गया। अब यहाँ पे 7 और 4 हैं, दोनों के दोनों नेक्स्ट साइड चले जाते हैं, -7 -4 इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे 7 और 4 दोनों को प्लस करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा कुछ 11। इसको करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां से मेरा जो है ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट आ गया। ऑप्शन मेरे पास सी करेक्ट आ गया। ऑप्शन सी जो है मेरे पास इसमें करेक्ट आ गया। तो ऐसे ही बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। अब इस क्वेश्चन में देखो कि क्या खास बात है। आपसे पूछा गया है ए और बी वेक्टर जो है दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं, उनका कोई आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो पूछा गया है कि कोई भी बी वेक्टर है, उसका कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर हो कितना होगा। तो मान लेते हैं ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास कोई एक बी वेक्टर, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर, ये मेरे पास हो गया बी वेक्टर। या फिर मैं उल्टा लिख देता हूं, क्योंकि उल्टा लिख के मेरे पास डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। अब मुझसे पूछा गया बी का क्या कंपोनेंट मेरे पास ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये लाइन जा रही है
तो इस पे मेरा प्रोजेक्शन कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा, ये है मेरे पास बेसिकली बी साइन थीटा, ये आता मेरे पास बी कॉस थीटा, यहां पे मेरे पास अगर एंगल होता थीटा तो मेरे पास बी साइन थीटा निकालना है, मेरे पास कितना आ रहा है, कैसे निकाला जाए आखिर बी साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स मेरे पास हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे क्या आ जाएगा, मेरे पास एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा जो बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर आया जो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ऐसा वेक्टर मेरे पास आ गया। अब ऐसे वेक्टर का जो मेरे पास आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, उसका मैं ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो मेरे पास ए वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर में एक लाइन आएगी जो क्या होगी मेरे पास, बेसिकली ये वाली लाइन, बी साइन थीटा वाली लाइन, बी साइन थीटा वाली लाइन आ जाएगी मेरे पास। ये वाली लाइन बेसिकली मेरे पास है ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर। अब इसमें से ए का मैग्नीट्यूड मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि ए स्क्वायर, और मेरे पास आंसर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज का आंसर। तो आई होप ये पॉइंट्स जो है सभी को समझ में आ गया हो। अदरवाइज जो है आप इन सभी पॉइंट्स को सॉल्व भी करके देख सकते हो। क्या कर सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इन सभी पॉइंट्स को सॉल्व करके आप आंसर भी निकाल सकते हो। बट मेरी ये अप्रोच है कि हम इसको विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करके इसको सिंपल है बहुत सॉल्व करना। आपको पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा कि सोचना पड़े ये कहां से आया वो कहां से आया, आपके पास बिल्कुल डायरेक्टली पता है कि ये कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तो मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करके ही देखना चाहिए। हर कोई पेपर आपका कोई भी हो, ये क्वेश्चन डेफिनेट सी बात है आप अटेम्प्ट करके ही देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बना देता है वेक्टर के बारे में। देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो मैं आई कैप और जे कैप ड्रॉ कर देता हूं। एक है आपके पास आई कैप, ये है आपके पास जे कैप। क्वेश्चन में आपको बताया गया है आपके पास एक एन वेक्टर एन कैप है जो कि एक यूनिट वेक्टर है जो 120 डिग्रीज पे है आई कैप के विद रिस्पेक्ट टू। तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका एक एन कैप भी है, कुछ इस डायरेक्शन में आपके पास एक एन कैप भी है। अब आपके पास एंगल क्या होगा एक यू वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में। तो एक यू वेक्टर और वी वेक्टर बना लेते हैं। ये रहा आपके पास एक यू वेक्टर और ये रहा आपके पास एक वी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। इन दोनों के बीच में एंगल जो था वो 120 डिग्री का था। तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल होने से आपको बताना है ए और बी के बीच में कंडीशन क्या होगी। अगर मैं यू को लिख सकता हूं ए आई कैप प्लस बी एन कैप और वी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ए एन कैप प्लस बी आई कैप, तो आपको बताना है इनके बीच में कंडीशन होगी क्या। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर का वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसके इक्वल आ जाएगा। ये तो आ गया मेरे पास। अब इसको करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए आई कैप था सपोज ए आई बी एन, तो ए आई कैप प्लस बी एन कैप, यहां पे साथ में मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा ए एन कैप प्लस बी आई कैप। साथ में लेनी है दोनों की जो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस प्लस साथ में आ जाएगी 2 यू वी कॉस ऑफ 60 डिग्री। कुछ इसी तरीके से आएगी। जब हम मैग्नीट्यूड लेते थे हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते थे तब तो हम बड़े आराम से ले लेते थे। मेरे पास अगर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि cos 90 जीरो आता था, उस केस में तो बड़े आराम से कर लेते थे, लेकिन इस केस में नहीं कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 120 आएगा और यहाँ पे सिमिलर मैनर में यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 यू वी कॉस ऑफ 120 डिग्री। फिर से कुछ ऐसे आ गया मेरे पास। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आई कैप डॉट एन कैप। यहां पे मेरे पास आई कैप डॉट एन कैप कैंसिल नहीं हुए यहां पे, क्योंकि मेरे पास ऑर्थोगोनल है ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ गए। साथ में आ जाएगा मेरे पास ए बी, साथ में एक बार आ जाएगा बी ए और फिर उसके बाद आ जाएगा बी स्क्वायर एन कैप डॉट आई कैप। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे ए और बी आने थे,
यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -हाफ। माइनस हाफ यहां पे जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास यहां पे 2 से 2 कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा मेरे पास -ab। यहां पे मेरे पास बी स्क्वायर और ये टर्म्स है। अब इन सबको क्या किया जाए, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2ab, साथ में यहां पे मेरे पास आ जाएगा क्या नेक्स्ट बी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा कॉस 120। तो कॉस 120 की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली -हाफ होती है, तो यहां पे आ जाएगी -/2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 120 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 2 यहाँ पे है, माइनस साइन यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ इस किस्म से आ गया आपका सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, हम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों को एक साइड पे लेके जाना चाहते हैं। दोनों को जो है एक साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। यहां पे जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखिए। तो अब आप इसको रिड्यूस डाउन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ए बी। आपके पास कुछ इस किस्म की टर्म आ जाएगी 5/4 ए बी। अब ये वाली टर्म 5/2 ए बी। अब ये वाली टर्म सिर्फ आपके पास तभी पॉसिबल है, अब इसको सिंपली जो है इधर उधर साइड जाके मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हो। अब आपके पास ये इक्वेशन जो आ गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 ए बी, इसको आपको सॉल्व करना है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं b को पुट कर दूं a/2। अगर मैं b को a/2 पुट करूंगा, यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4, तो यहां पे मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 5a स्क्वायर बाय 4। यहां पे मैं पुट करूंगा a/2 b को, तो यहां पे भी मेरे पास आ जाएगा 5a स्क्वायर बाय 4। तो दोनों साइड से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई एंड इस तरीके से मेरे पास आंसर भी आ गया। तो ये ऑप्शन जो है मेरे पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया ये। अब इस वाले केस में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक v1, एक v2 और एक v3। अब ये तीनों के तीनों जो है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ये वेक्टर्स जो है आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब ये दूसरे पे वेक्टर डिपेंड करते हैं। तो मुझे निकालनी है ए की वैल्यू। इसका सिंपल सा तरीका होता है कि इन तीनों वेक्टर्स का जो है हमें डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है। तो यहां पे 2i कैप प्लस 3k कैप है, तो 2 0 3। नेक्स्ट आ गया v2 1 2 और 2, यहां पे आ जाएगा 5 1 और 8। इन तीनों का हमें एक जो है डिटर्मिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2 2 1 a प्लस यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 1 2 5 1। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। यहां पे मेरे पास आ गया 2 इंटू 2a माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10, 4a माइनस 4 माइनस 81 माइनस 27 इज इक्वल टू 4। तो यहां से ही मेरे को क्लियर हो रहा है कि मेरे पास आ रहा है कुछ 4a माइनस 4 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 4a इज इक्वल टू 31। तो यहां से मेरे पास आ गया a की वैल्यू आ गई 31/। एंड इस तरीके से मैं जो है इस ऑप्शन में भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे आपके पास जो छोटे छोटे से जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो बड़े काम की चीज है, इनको भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो फाइनल लैब में मैं यही टॉपिक कवर करना चाहूंगा। इस बात के साथ उम्मीद करता हूं कि आप ये वाले छोटे से टॉपिक जो है छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दिस इज इट फ्रॉम माय गाइस साइड। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।